तालिबान दारुल हुकूमत काबुल में दाखिल, मुल्क में आम माफी का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का बड़ा फैसला, ताहुक्म सानी बंद रहेंगे तालीमी इदारे। अगले 20 वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग काबू से बाहर होगी। अक़वाम मुत्तहिदा 2040 तक आलमी दर्ज हरारत में 1.5 डिग्री और सतह समंदर में 2 मीटर इजाफे का खदशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप 11:30 हुए हैं। आप श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ फारूकी। सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से। तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल पे कब्जा जमाया है, काबुल को भी फतह किया गया है और मुल्क में आम माफी का ऐलान कर दिया गया है। 20 साल बाद तालिबान का अफगानिस्तान पे दोबारा कंट्रोल। 10 लीडरों का वफद मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद। अंदरूनी सूरत हाल पर काबू पाने और इक़्तिदार की मुंतकली के लिए साबिका अफगान सदर हामिद करज़ाई की सदारत में 3 रुकनी कौंसिल तश्कील दी गई है। तालिबान ने अबूरी हुकूमत के क़याम को मुस्तरद कर दिया है। तमाम सफारत खानों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने का भी ऐलान कर दिया है। जो तालिबान की लीडरशिप है, उन्होंने कहा कि जिस मुल्क के भी सफारत खाने हैं उनको मुकम्मल तौर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। नाज़रीन, उर्दू खबरनामा आप देख रहे हैं। बात करेंगे जम्मू कश्मीर इंतजामिया का फैसला आया है कि जो तालीमी इदारे हैं जम्मू कश्मीर में वो फिलहाल बंद रहेंगे। ताहुक्म सानी उनको बंद रखने का फैसला लिया गया है। इधर बात करें तो स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का भी फैसला आया है। उन्होंने कहा कि 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के तलबा को राहत दी जाएगी और जो निसाब में उन्होंने छूट का ऐलान कर दिया कि 30% जो छूट होगी वो निसाब में बच्चों को होगी। मगर फिलहाल एक तरफ सरकार का फैसला तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे, दूसरी तरफ स्टेट बोर्ड स्कूल का जो फैसला है कि निसाब में 30% जो छूट जो हो सकती है तलबा के लिए। तो हम कोशिश करेंगे हमारे साथी इरफान फाजिल से बराह रास्त जुड़ने के, इन मामलात पे बात करेंगे कि जो सरकार का फैसला है कोविड-19 को लेकर, अगरचे मामलात में कमी देखने को मिल रही है मगर उसके बावजूद भी स्कूलों को में तदरीस से अमल को दोबारा से शुरू करने के लिए अभी हरी झंडी नहीं दिखाई दी गई है। तो इरफान फाजिल से हम कोशिश करेंगे उनसे राब्ता कायम करने की और उनसे ही सूरत हाल जानने की। इरफान, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। मैं ये जानना चाहूँगा कि सरकार का फैसला कि फिलहाल तालीमी इदारे बंद रहेंगे, चाहे हम स्कूलों की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें या कोचिंग सेंटर्स की बात करें, फिलहाल खोलने का कोई इरादा नहीं है। क्या रीज़न सिर्फ कोविड-19 ही है या और कोई भी रीज़न है? बहुत बहुत शुक्रिया रूफ। अगर बात करें कोविड-19 पैंडेमिक अभी लगातार जारी है और इस बीच अगर बात करें जिला प्रशासन अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो स्कूल्स और साथ ही साथ अगर देखा जाए हायर एजुकेशन को खोलने के लिए आगे बढ़े या साथ साथ में अगर देखा जाए लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने नाराजगी भी जताई थी और लास्ट टाइम बच्चों ने कहा था कि जब सारी चीजें खुल गई है तो स्कूल तदरीसी निजाम जो है वो अभी भी खुल क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि काफी टाइम से एजुकेशन सेक्टर जो है वो बैडली हिट हुआ है। अब अगर देखा जाए तो जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी जो कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन भी है, उनका अभी रिसेंटली उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में ये सारी चीजें डिस्कस की गई थी और खास तौर पर डिस्कस की गई थी कि कोविड भी चल रहा है तो एजुकेशन सिस्टम खास तौर पे इसको कैसे बहाल किया जाए। जबकि हमने देखा कि वहां पर अभी वैक्सीनेशन के हवाले से बात आ रही है। वैक्सीनेशन जो है वो फर्स्ट डोज तो कंप्लीट हो चुका है मगर यहां पर बच्चों की जो वैक्सीनेशन है वो अभी मुकम्मल तौर पर हुई नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन का कोई अभी स्टैंड ही नहीं आया है बच्चों को लेकर। जबकि थर्ड वेव की भी बात चल रही है और थर्ड वेव को लेकर जिस तरीके से माहिरीन बता रहे हैं कि इसमें बच्चों को लेकर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जो कि बाहर के स्टेट्स में ऑलरेडी अपना दस्तक दे चुकी है। तो इस बीच सरकार फैसला नहीं ले पा रही है और खास तौर पे जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं, डीसीज है, उनको बताया गया है कि वो
हायर एंड पर, जबकि हम 18 उम्र से जो ज्यादा बच्चे हैं उन पर वैक्सीनेशन के साथ साथ जो टेस्टिंग है उस लेवल को बढ़ाया जाए। मगर यहां पर सवाल बनता है, वो डिसीजन अभी मुकम्मल नहीं हो पा रहा है जिसका सबका इंतजार है, क्योंकि यहां पर वैक्सीनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इरफान, मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे, क्या सरकार का फोकस सिर्फ तालीमी इदारों पे ही है? क्योंकि आप तालीमी इदारों को बंद रख रहे हैं, कोविड-19 को लेकर के मामलात बढ़ सकते हैं, तीसरी लहर आ सकती है और अगर बच्चों पे ही ज्यादा असर पड़ सकता है। एक तो ये कि वैक्सीनेशन, जैसे आपने बात की, बच्चों को अभी वैक्सीनेशन प्रोसेस के साथ जोड़ा भी नहीं गया है, उनको वैक्सीन नहीं दी जाए। दूसरा ये कि जो बाकी मामलात है, जो चाहे मार्केट की हम बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, सोशल गैदरिंग्स की बात करें, तो उनकी तरफ कोई देखरेख तो नहीं हो रही है, उनको मॉनिटर भी नहीं किया जा रहा है। तो क्या फोकस सिर्फ कोविड-19 को रोकने के लिए सिर्फ तालीमी इदारे ही है? देखिए सईद रूफ, अगर तालीमी इदारों को लेकर बात करें, ऑनलाइन एजुकेशन तो चल रही है, मगर ऑनलाइन एजुकेशन भी कितनी कामयाब है? क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल फोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, डिजिटल सर्विसेज नहीं है, क्योंकि यहां पर उस पे भी बच्चों को काफी ज्यादा नुकसान उठाने को मिल रहा है। दूसरे जानिब अगर देखा जाए, कोविड-19 के जो एसओपी गाइडलाइंस है या प्रोटोकॉल्स है उस पर अमल कितना हो रहा है? जमीनी स्तर पर अभी भी हम देख रहे हैं कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, और साथ साथ में अगर देखा जाए, जबकि सरकार और पुलिस भी नजर रखी हुई है, मगर आखिरकार कार्रवाई कितनी हो रही है जमीनी स्तर पर? इसीलिए यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि तदरीसी निजाम को अभी क्यों बंद रखा गया है, जबकि सारी चीजें ऑलरेडी खोल के कारोबार भी चल रहा है, मार्केट्स भी ओपन है, पब्लिक पार्क्स भी ओपन है, गार्डन्स भी ओपन है, मगर यहां पर बच्चे जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। मगर दूसरे साइड से गवर्नमेंट ये भी देख रही है, जब तक वैक्सीनेशन बच्चों को लेकर नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई डिसीजन सामने नजर आ सकता है। तो इरफान, जरा ये भी बताइए कि जो तदरीसी अमल, जो कम्युनिटी क्लासेस की बार बार बातें कही जा रही है कि कम्युनिटी क्लासेस चल रहे हैं, तो उससे बच्चों को कितना फायदा मिल सकता है? और दूसरा ये कि अब जब स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने यह भी फैसला लिया है कि 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के जो निसाब होंगे उसमें 30% कमी होगी, क्या सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है या महकमा है, वो एक तरफ से तदरीसी अमल को बंद रख रहा है, दूसरी तरफ बच्चों को कह रहे हैं कि आपको छूट दी जाएगी सिलेबस में, मगर आप तैयारी करिए, क्या एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब एग्जामिनेशन के साथ साथ जब रिजल्ट सामने आते हैं तो बड़े स्कूलों के रिजल्ट्स 99.9% आ जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो उन्होंने ऑनलाइन की है। उसके बाद जो रिजल्ट सामने आ रहा है तो वो वैसा ही आएगा। अब प्रैक्टिकली अगर देखें जमीनी स्तर पर, वो बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनको प्रैक्टिकली कुछ पता ही नहीं है, अब उनको छूट देने का यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल बनता है, उसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि 30% सिलेबस अगर कम होगा, मगर जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए पढ़ाई कितनी हुई है, और उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जब आप ऑनलाइन ही पढ़ाई करेंगे और जो बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे, ऊपर से सिलेबस पे भी रिलैक्सेशन मिल रही है, तो आने वाले टाइम में जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होंगे या टफ एग्जाम्स होंगे, ऑनलाइन प्रोसेस में जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होंगे, उस पे बच्चे क्या चेज करेंगे, उस पे बच्चे अपना मार्क कैसे छोड़ेंगे? नो डाउट कि क्लास वर्क को लेकर या स्कूल वर्क को लेकर या जो स्कूल का निजाम रहता है एजुकेशन का, वो तो मैनेज हो जाएगा, मगर आने वाले टाइम में जो प्रोफेशनल स्टडीज होगी उनके अपने प्रोफेशन से रेलेवेंट को लेकर, वहां पर काम कितना होगा? जीरो लेवल। तो कह सकते हैं कि वहां पर इरफान, ये जो कम्युनिटी क्लासेस है या इस तरह एग्जामिनेशन करवाना या फिर मास प्रमोशन के दायरे में लाना, तो इस पे वालिदैन ने कहीं ना कहीं गम गुस्से का इजहार भी किया है। आपने भी जो वालिदैन हैं मुख्तलिफ बच्चों के, उनके साथ बात की, तो इस पे जरा बताइए क्या कहना है उनका कि बच्चों को मास प्रमोशन के जुमरे में लाना या सिलेबस कम करना, ये बच्चों के मुस्तकबिल पे कितना असर पड़ सकता है आने वाले दिनों में? स्टैंडर्ड को हाइप देना जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा रिनाउंड स्कूल्स को, क्योंकि वो बड़ा चढ़ा के अपने स्कूल्स को पेश करते हैं, अपने स्टैंडर्ड को आगे प्रोड्यूस करते हैं ताकि एडमिशंस आए, ताकि उनका लेवल बढ़े। मगर मार्क जो होता है एजुकेशन को लेकर बच्चों का, वो बहुत कम रहता है, जबकि क्यूरिकुलर एक्टिविटीज काफी ज्यादा है। एनुअल चार्जेस, को क्यूरिकुलर चार्जेस, ट्यूशन चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, कितने सारे ऐसे चार्जेस है जो बच्चों को डिमांड करते हैं, उन पेरेंट्स को हैमर करते हैं जो बेचारे फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं। दिन भर रोजगार कमाने के बाद पेरेंट्स यही सोचते हैं कि बच्चा स्कूल जाए, मगर अब बड़े स्कूल में अगर बच्चा पढ़ता है तो वहां पर लेवल काफी डिफरेंट रहता है। यानी आपको स्विमिंग का पैसा भी देना है, आपको हाइकिंग का पैसा भी देना है, आपको ट्रांसपोर्ट का भी पैसा देना है। तो ये सिस्टम लगातार चल रहा है और बड़े स्कूलों से ये भी शिकायतें जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से खास तौर पर फिक्सेशन कमेटी जो है फीस की, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, स्टेट बोर्ड पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, डायरेक्टर एजुकेशन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वो कार्रवाई नहीं कर रहे? अगर कार्रवाई कर रहे तो है कहां? चलिए इरफान, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी इरफान फाजिल बात कर रहे थे
बात हो रही थी जो इंतजामिया का फैसला है, अब तदरीसी अमल जो है फिलहाल स्कूलों में मुमकिन नहीं है। एक तरफ तदरीसी अमल को बंद रखा गया है, दूसरी तरफ स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का फैसला कि 30% निसाब में कमी होगी अब 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के तलबा व तलबात के लिए। क्या एग्जामिनेशन की तैयारी भी बच्चों को करनी है? ये जो कम्युनिटी क्लासेस चल रहे हैं इनको लेकर ये एक बड़ा सवाल है। शायद सरकार या इंतजामिया, जिस तरह इरफान कह रही कि पूरी तरह जो अपना स्टैंड है वो क्लियर नहीं कर पा रही है कि क्या कोविड-19 की वजह से सिर्फ जो स्कूली इदारे हैं या तालीमी इदारे बंद रख सकते हैं या बाकी मामलात को भी देख रेख करने की जरूरत है, अगर हम तीसरी लहर के हवाले से बात करें। नाज़रीन, इधर बात करें हम उर्दू खबरनामे में जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक बड़ा बयान सामने आया है कि अगले 20 बरसों में ग्लोबल वार्मिंग जो है वो काबू से बाहर हो सकती है। यह अक़वाम मुत्तहिदा का एक बड़ा बयान आया कि 2040 तक आलमी दर्जा हरारत में 1.5 डिग्री और जो सतह समंदर में जो रफ्तार है वो 2 मीटर उसमें इजाफा हो सकता है। ये खदशे का इजहार किया है अक़वाम मुत्तहिदा ने। और गुज़श्ता अगर हम 5 बरसों की बात करें तो साल 1850 के बाद तारीख के सबसे गर्म तरीन साल रहे हैं। 1850 के बाद जो पिछले 5 साल रहे हैं वो गर्म तरीन साल रहे हैं। ये भी अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में आया है। और एक दहाई में दर्जा हरारत की हद पार होगी, इस तरह के खदशात का इजहार किया है अक़वाम मुत्तहिदा ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। हमारे साथी हिलाल हांजुरी हमारे साथ जुड़े हैं। मामलात पे बात होगी कि रीजंस क्या है, वजह क्या है ग्लोबल वार्मिंग के। पहले इन चीज़ों को देखना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अगर हम 2040 ऑनवर्ड्स की बात करें, जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा का स्टेटमेंट आया, मगर अभी की सूरत हाल जो है हम उस फरिस्त में आ चुके हैं जहां पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हिलाल, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा का जो स्टेटमेंट आया है कि अब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और काफ़ी हद से ये बढ़ सकती है, चाहे हम डिग्री के हिसाब से बात करें या सतह समंदर के हवाले से भी उन्होंने खदशात का इजहार किया। मैं ये जानना चाहूँगा रीजंस क्या आप मानते हैं ग्लोबल वार्मिंग होने के? देखिए रूफ, अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट आई है ये दरअसल दुनिया के लगभग 14,000 जो माहौलियाती साइंटिस्ट हैं उनकी तहकीक पर मबनी है। और ये रिपोर्ट इन साइंसदानों ने पिछले 10 साल की तहकीक के बाद अब जाहिर की है। और इसमें यही बताया जा रहा है कि जो आइंदा के 20 साल होंगे वो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनकी जानिब से दावा तो किया जा रहा है कि वो जो माहौलियात है उसको बेहतर करने के लिए इक़दाम उठा रहे हैं और उनकी कमिटमेंट यूनाइटेड नेशंस के साथ है। लेकिन जब हम अमली तौर पर देखते हैं तो इक़दाम नजर नहीं आ रहे हैं। यानी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो एक रोल होना चाहिए था वो यहाँ पर नजरअंदाज होता हुआ नजर आ रहा है। और नतीजा यही है कि अब इन एक्सपर्ट्स ने इस तरह की राय जो है वो जाहिर की है और आइंदा के 20 साल जो होंगे वो बहुत डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकते हैं अगर जो मुख्तलिफ गैसों के इखराज को कम नहीं किया गया। क्योंकि माना जाता है कि जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को हमने फरोग दिया है और उस इंडस्ट्रीज में जो एमिशंस निकलते हैं, जो धुएं निकलते हैं, जो गैसों का इखराज होता है, उसको कम करने के लिए जो मुतवातिल तरीकाकार होना चाहिए था, जो प्लांटेशन का सिस्टम होना चाहिए था, उसमें कमी नजर आ रही है। डिफॉरेस्टेशन सर चढ़कर बोल रही है। जहां डिफॉरेस्टेशन हुई वहीं पर एफॉरेस्टेशन का कोई जो कॉन्सेप्ट है वो दुनिया के ममालिक जाहिर नहीं कर पा रहे हैं और न इस पर अमल कर रहे हैं। नतीजा ये है कि अब हम इस दहाने पर पहुंच चुके हैं। हम पूरी तरह से बताना चाहेंगे अपने नाज़रीन को कि जो ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है इसमें यही कहा गया है कि 20 बरसों में 1.5 डिग्री दर्जा हरारत में इजाफा हो सकता है। यानी आज तक के जो 20 साल होंगे, न सिर्फ इतना बल्कि अगर इस दर्जा हरारत में मुख्तलिफ ममालिक कमी लाना चाहते हैं तो उससे उन्हें क्या करना होगा कि जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से या मुख्तलिफ कारखानों से या मुख्तलिफ इलाकों से जो धुआं निकलता है या जो जहरीली गैसेस निकलते हैं, जो टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, तो उनमें कमी लाना होगा। क्योंकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जमीन का दर्जा हरारत जो 1850 से लेकर 19वीं सदी तक जो था उसमें इतना इजाफा इन 50 सालों में नजर नहीं आया जितना पिछले 10 सालों के अंदर इसमें इजाफा देखने को मिला है। इतना ही नहीं, जहां आपने समुद्र की बात की है,
समंदर की सतह में भी इजाफा होगा। और ये भी बताया गया है कि 19वीं सदी के इख्तिताम तक जो समुद्री सतह में इजाफा हुआ था वो 2 मीटर हो गया था, लेकिन अगले 30 सालों के दौरान ये सतह जो है ये 5 मीटर तक बढ़ सकता है, यानी समुद्र की गहराई 5 मीटर बढ़ सकती है। इसकी वजूहत क्या है कि जो अनशेड्यूल्ड जो बारिशें होते हैं तो ये भी एक वजह बताई जाती है। और सबसे अहम बात जिससे हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका होगा और डायरेक्ट इफेक्ट होगा, वो ये होगा कि गर्मियां बढ़ जाएंगी, सर्दी में कमी आ जाएगी और जो बेवक्त बारिशें हैं वो बढ़ जाएगी। हाँ, और इतना ही नहीं बल्कि जब बारिशें होंगी तो मुतवातिर होंगी, मुसलसल होंगी, उससे क्या है कि उससे सैलाब आने का भी खतरा है। और जब सैलाब आ जाएंगे तो उससे ये भी कहा गया है कि साउथ एशियन कंट्रीज जिसमें इंडिया, ये भी कहा जाता है कि वहां पर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल जितने भी प्लॉट होंगे, जितने भी एसेट्स होंगे उनको नुकसान होगा। न सिर्फ इतना बल्कि खुश्कसाली बढ़ जाएगी, यानी गर्मी की तपिश इतनी होगी कि जमीन मांगेगी पानी लेकिन पानी नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है। इलाल मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे आपने डिटेल में जिस तरह बात की है कि किन किन चीजों पे असर पड़ सकता है, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, क्या हम इन सारी चीजों से, इन सारे मामला से गुजर रहे हैं? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हुई है, पानी जो बारिशें भी यहाँ पे मुसलसल बारिशें हो रही है, पानी जो हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो आलूदा हो चुका है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो काफी मुतासिर हो रहा है, हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर, अगर हम इस साल के मेवा की बात करें, सेब की बात करें, नाशपाती की बात करें, वही जो ग्लोबल वार्मिंग में से जैसे होता है मेवा पे असर पड़ता है, वही हालात से हम गुजर रहे हैं। तो जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? क्योंकि हम फैक्ट्रीज का यहाँ पे बहुत सारे जो मैन्युफैक्चर यूनिट्स लगाते हैं, मगर उनमें जो नॉर्म्स और रेगुलेशंस रखनी चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पे जरूरी नहीं हर कोई काम गवर्नमेंट पे छोड़ा जाए। इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट का जो रोल था वो भी कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एट द एंड गवर्नमेंट एनफोर्सिंग एजेंसी है, वो अगर कोई भी कानून या कोई भी अमलाना चाहेगी, नाफिज करना चाहेंगी तो उनके पास एक इख्तियार होता है। बाकी मामला को लेकर काफी मुतहरिक नजर आती है, लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग की बात करते मौसमी सूरत हाल की बात करते हैं, पोल्यूशन की बात करते हैं, तो वहां पर सरकार हाथी की चीज देती है, क्योंकि इम्पोर्टेंस बहुत कम समझी गई है। क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि कहीं हम उस दौर से गुजर तो नहीं रहे हैं। आज अगर आप डॉक्टर्स की रिपोर्ट पढ़ेंगे, बेशतर बीमारियां माहौलियाती आलूदगी की वजह से पैदा हो गई हैं। लिवर से मुंसलिक जो डिजीज है वो पानी आलूदा होने से पैदा हो गई है। आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो हो रही है वह हवा आलूदा होने से हो गई है। तो यही वजह है कि आप उस दौर से गुजर रहे हैं। न सिर्फ इतना, जो रिपोर्ट में कहा गया है, अगर आप बारीकी से अपने दर्शकों तक ये रिपोर्ट पहुंचाएंगे तो उसमें यही कहा गया है कि 21वीं सदी यानी जिसमें हम अभी जा रहे हैं, बिल्कुल मौसमी हालात पैदा होंगे, शदीद गर्मी और मानसून के वाक़ात पैदा होंगे। जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि जब बारिशें होंगी तो मुतवातिर और मुसलसल होंगी, रुकने का नाम नहीं देंगी और उसके बाद सैलाब आ जाएंगे। और गर्मी की तपिश इतनी होगी कि जमीन पानी मांगेगी लेकिन पानी के वसाइल नहीं होंगे, बादल फट जाएंगे, जिससे हम गुजर रहे हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर हर जगह हम देख रहे हैं कि आए रोज मामूली जो है मौसम में तब्दीली आ जाती है तो बादल फट जाते हैं, न सिर्फ इलाके ढह जाते हैं बल्कि इंसानी जानें भी तलफ हो जाती हैं। जंगलात में आग नमदार होंगी। आपने हाल ही में देखा होगा टर्की के अंदर किस तरह की सूरत हाल बनी है, अमेरिकन के अंदर किस तरह की सूरत हाल बनी है, ब्राजील के अंदर किस तरह की सूरत हाल बनी है। जंगलात जो है पूरी तरह से वहां जल चुके हैं। तो जब इस तरह की पेशन गोई की गई है और उसके बाद अगर वक्त की सरकारें जिस मुल्क की भी हो वो उस ज़मीन में या उस डायरेक्शन में कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे तो उसका असर सिर्फ एक मुल्क तक ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक तक भी पहुंच सकता है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यही कि इससे आलमी सतह पर जो आपका आबो हवा है वो मुतासिर हो जाता है। तो इसमें हर किसी मुल्क की, हर किसी इंडिविजुअल की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही वजह है कि जो जंगलात है उसकी इम्पोर्टेंस को समझना होगा। और साथ ही साथ जो जितने भी गैसेज हैं जो माहौलियात के लिए, एक बात इसमें यह भी कहा गया है कि आपके अंदर जंगलात है, अगर गैसेज का इखराज ज्यादा हो गया तो फिर उन जंगलात के अंदर उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जलने की जो सलाहियत है वो भी खत्म हो जाएगी या कमजोर हो जाएगी। और ये वाकई कयामत की एक निशानी जो है
ہو سکتی ہے. ہلال کچھ لوگ لکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کچھ لوگ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ جیسے اگر ہم دیکھیں ڈیولپمنٹ ضروری ہے، نئے مینوفیکچر یونٹس لگانا وہ بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں تعمیر و ترقی کے دور کو آگے بڑھانا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو نارمز رکھے جاتے ہیں، کچھ لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ برک کلنز کے حوالے سے کہ کافی زیادہ تعداد بڑھ رہی ہے برک کلنز میں، اور جو وہاں سے دھواں نکل رہا ہے وہ بھی ایک بڑا سبب ہے ماحول کو آلودہ کرنے کا، اور اس کے لیے جو سرکار نے نارمز رکھے تھے یا نئے ٹیکنالوجیز بنائی گئی تھی ان کو کہیں پہ بروئے کار نہیں لایا جا رہا ہے. ایک بڑا سوال یہ بھی ہے. بالکل روپ، جیسے میں اس سے پہلے بھی کہا کہ جو ریسپانس ہونے چاہیے تھی، جو اقدامات ہونے چاہیے تھے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. ڈپارٹمنٹ تو بڑھائیں گے، سیلری تو نکالے جا رہی ہے، لیکن جو ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. اور آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہوگا جموں کشمیر کی ریزرویشن کی جو انڈسٹریل پالیسی بنائی گئی ہے اس میں بھی جو کنسنٹ حاصل کرنے کے این او سیز حاصل کرنے کا جو پروسیجر تھا اس میں بھی نرمی لائی گئی ہے، اس سے بھی جو ہے کافی نرمی برتی گئی ہے. لیکن پولوشن کے ریزرویشن نرمی کا کم بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ڈسٹرکٹیو ثابت ہو سکتا ہے نہ صرف کسی علاقے کے لیے بلکہ ایک پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے یہ کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ آج کی ڈیٹ میں گلوبل وارمنگ بہت بڑا خطرہ انسانیت کے لیے ہے، جنگلات کے لیے ہے، ماحولیات کے لیے بھی. چلے ہلال، بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ہمارے سینئر ساتھی ہلال حنجری بات کر رہے تھے اور بات ہو رہی تھی گلوبل وارمنگ کے حوالے سے. اگلے 20 سالوں میں صورتحال بدل بھی سکتی ہے، یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی آئی ہے، اور درجہ حرارت میں کافی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، اور ہوا بھی. اگر ہم پچھلے 10 سالوں کی بات کریں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے. اگر 1850 سے لے کر پھر اگلے 10 سال کی بات کریں تو کافی زیادہ ہوا ہے. تو ماحول کو آلودہ کرنے میں اور ماحول کو صاف رکھنے میں جس طرح سرکار کا رول ہونا چاہیے، سرکار کو رول نبھانا چاہیے، وہاں سے ہم کافی دور ہے. اس وجہ سے کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے وہ مشکلات کے شکار ہو رہے ہیں. چاہے ہم پینے کے پانی کے حوالے سے بات کریں یا باقی جنگلات کے حوالے سے بات کریں، تو کہیں نہ کہیں ہم اس دور میں گزر رہے ہیں، اس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں آ چکے ہیں. چلے ناظرین، یہ ماحولیات کے حوالے سے بات. اب ذرا بات کریں گے ہم محرم الحرام کے ایام سے گزر رہے ہیں، اور آج محرم الحرام کی 7 تاریخ ہے، اور آج بھی عزاداری کے جلوس جو ہے وہ نکالے جائیں گے مختلف علاقوں سے. اگر ہم بڈگام کی بات کریں تو بڈگام میں بھی مختلف جو جلوس ہے وہ نکالے جائیں گے. اور تو کس طرح ان جلوسوں کے حوالے سے انتظامات رکھے گئے ہیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، اور خاص کر جو 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کا جلوس جو بڈگام میں ایک بڑا جلوس نکلتا ہے، میرگنڈ سے لے کر بڈگام امام باڑہ تک رات دیر میں وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کیا انتظامات سرکار نے کیے ہیں، ہم کوشش کریں گے ہمارے ساتھی محمد اشرف ڈار سے رابطہ قائم کر. اشرف کے ساتھ رابطہ قائم ہو چکا ہے. اشرف، ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آج کے دن کے حوالے سے، آج 7 تاریخ ہے محرم الحرام کی، تو کہاں سے آج جو جلوس ہے عزاداری کے وہ نکالے جائیں گے اور وہ کہاں جائیں گے، اس حوالے سے روٹ جو تشکیل دیا گیا ہے اس حوالے سے ذرا بتائیے. اشرف، میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ غالباً اشرف کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا ہے. ہم کوشش کریں گے دوبارہ سے ان کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے، کیونکہ آج 7 محرم الحرام ہے، آج بھی عزاداری کے جلوس نکالے جائیں گے مختلف علاقوں سے. اگر ہم ضلع بڈگام کی بات کریں تو 2 بڑے جلوس جو ہے وہ آج ضلع بڈگام کے جو پاٹوا اور دوسرے علاقے سے نکالے جائیں گے جو بڈگام تک آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں 10 محرم الحرام کے حوالے سے یعنی یوم عاشورہ کے حوالے سے، بڑا جلوس جو بڈگام میں نکلتا ہے میرگنڈ سے لے کر جو بڈگام امام باڑہ تک جاتا ہے، تو پھر اس کے حوالے سے کیا سرکار نے کس طرح کی تیاری کی ہے؟ ایک یہ سوال بھی ہے کیا الو کیا جائے گا اس جلوس کو. ہم کوشش کریں گے ہمارے ساتھی سے رابطہ قائم کرنے کی، ان کے ساتھ بات کرنے کی، انہیں سے پوچھیں گے کہ صورتحال کیا کچھ ہے ضلع بڈگام میں، انتظامیہ کی طرف سے کس طرح کے جو ہے انتظامات کیے گئے ہیں. اشرف، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اشرف، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اشرف، ذرا یہ بتائیے کہ آج کے دن کے حوالے سے، آج 7 محرم الحرام ہے، تو کہاں سے آج جو عزاداری کے جلوس نکالے جائیں گے؟
चलिए, ऑडियो प्रॉब्लम है, अशरफ के साथ पूरी तरह राब्ता नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से बात नहीं हो सकी है और डिटेल हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते थे आज के इस जुलूस, जो आज़ादारी के जुलूस निकाले जाने इन हवाले से, और ख़ासकर यौम आशूरा के हवाले से किस तरह के इंतजामात सरकार ने रखे हैं उनके हवाले से जानना चाहते थे। और बड़ा ये सवाल भी है, क्या यौम आशूरा का जो जुलूस है जो बड़गाम में निकलता है उसको अलाउ किया जाएगा? सरकार ने इस हवाले से कोई फैसला लिया है कि नहीं? चले नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान को आज के उर्दू खबरनामे से दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखें।